नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूँ इस वारदात तक के 51 एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले हमारे जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में हो रही घटनाओं से सावधान रहें, जागरूक बने। आज की कहानी सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसे सरकारी नौकरी की अय्याशी के लिए जरूरत थी। आज की कहानी है बिहार के मुंगेर जिले की, मुंगेर जिले के एक गांव की। एक लड़का रहता है जिसका नाम प्रदीप रहता है। प्रदीप तैयारी करता है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हैंडसम लड़का रहता है, मिडिल परिवार से आता था। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वह तैयारी के लिए पटना चला जाता है। पटना में करीब 1 साल तक तैयारी करता है। एक दिन उसके कोचिंग में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होती है, कई महीनों तक बातचीत चलती है। एक दिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर दिल हार जाते हैं। प्रदीप और उसकी प्रेमिका यानी कि जो लड़की रहती है, दोनों एक ही कमरे पे कई बार बैठकर तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, एक साथ समय व्यतीत करते थे। करीब 1 साल धीरे धीरे दोनों के संबंधों को बीत जाता है। अब दोनों शादी करना चाहते थे। जब लड़की अपने परिवार वालों से कहती है तो जो उनके पिताजी होते हैं वह सीधे तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं, जब भी मैं तुम्हारी शादी करूंगा मैं एक ऐसे लड़के से करूंगा जो सरकारी नौकरी वाला हो या फिर बिजनेसमैन हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी आगे चलकर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़े। लड़की रोने लगती है, अपने पिता को और अपने परिवार वालों को यानी कि माँ को और भाई को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। इधर जब लड़के को पता चलता है कि लड़की के घर वाले इस शादी से खुश नहीं है, नाराज हैं, शादी एक रोजगार लड़के से करना चाहते हैं, उन्हें बेरोजगार लड़का पसंद नहीं है, तो वह काफ़ी चिंतित होता है और वह कहता है कि क्या तुम्हारे पिताजी को अगर सरकारी नौकरी वाला या बिजनेसमैन लड़का नहीं मिलेगा तो क्या वह तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तभी लड़की के सुर कुछ बदले से नजर आते हैं और वह कहती है कि मान लो अगर तुम्हें नौकरी आगे चलकर नहीं मिलेगी तो फिर मैं क्या करूंगी। लड़का उसकी बातों को सुनकर काफी आश्चर्य में पड़ जाता है। धीरे एक दिन उस लड़की की शादी एक मास्टर जो कि भागलपुर में तैनात रहता है एक इंटर कॉलेज में, उससे हो जाती है। वो अपने पति के साथ काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करती है। लेकिन जो इधर प्रदीप रहता है, इसकी पढ़ाई यानी कि तैयारी छूट चुकी होती है। उस लड़की की मोहब्बत में यह इतना बेकरार रहता था कि जब भी पढ़ने बैठता इसको हमेशा उस लड़की की तस्वीर नजर आती है। कई दिनों तक यह खाना पीना छोड़कर अपने घर पर ही पड़ा रहता था। तभी उसके पिताजी आते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो फिर तुम्हारे जीवन का क्या होगा। वह लड़की तो अपनी शादी करके चली गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी शादी अगर किसी अच्छे लड़की से हो और तुम खुश रहो, तुम तैयारी शुरू करो और मुझे यकीन है कि तुम परीक्षा पास कर लोगे और किसी न किसी दिन कुछ न कुछ जरूर बन जाओगे। कुछ दिनों बाद लड़का फिर मन बनाता है और एक जोश के साथ पटना चला जाता है। करीब 6 से 7 महीने बाद तैयारी उसकी शुरू होती है और कुछ ही दिनों के बाद एक भर्ती आती है लिपिक की, जिसमें उसकी पोस्टिंग हो जाती है, यानी कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है बिहार के ही एक जिले में।
वहाँ पर वह एक कॉलेज में लिपिक के पद पर उसकी तैनाती होती है। घर परिवार वाले काफ़ी खुश रहते हैं। जब उसकी प्रेमिका को इसकी खबर मिलती है तो वो कहीं से फ़ोन करती है और कहती है, बधाई हो, तुम्हें तो नौकरी मिल गई। लड़का भी कहता है, जो प्रदीप रहता है, कि तुम्हें भी बधाई हो, तुम्हें भी नौकरी वाला हस्बैंड मिल गया। अब तो मुझे नौकरी मिल गई, अब तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो लड़की सीधे सीधे मना कर देती है, क्योंकि वह एक बच्चे की माँ बन चुकी होती है। तभी जो प्रदीप के घर वाले होते हैं, उनके पिताजी के घर एक रिश्ता आता है। काफ़ी खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम ज्योति रहता है। जो उनके पिताजी होते हैं वह तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। प्रदीप से भी पूछा जाता है तो प्रदीप भी शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है और काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है। एक मंदिर में, गांव के ही एक मंदिर में, लड़की के परिवार वाले ज्योति को लेकर आते हैं और इधर प्रदीप और उसके पिताजी और माताजी दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है। प्रदीप को पहली ही नज़र में वह लड़की उसकी आंखों पे छा जाती है। परिवार वालों को भी सब कुछ अच्छा लगता है। बिना दहेज के ही उसके पिताजी शादी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लड़की के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी के हिस्से का जितना भी कमाया हुआ उनका धन रहता है, उसमें से कुछ धन निकालकर अपने बेटी को, यानी कि प्रदीप के पिताजी को, दहेज स्वरूप दे देते हैं। जब उनके पिताजी मना करते तो लड़की के पिताजी कहते, नहीं, या मेरी बेटी का भी कुछ हिस्सा होता है, कुछ हक होता है, यह आपका है। खैर, शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो लड़की होती है वह प्रदीप से मार्केट जाने के लिए कहती है, जिद करती है। गांव का माहौल रहता है, प्रदीप मना करता, फिर उसे लेकर एक दिन पटना घुमाने ले जाता है, बहुत सारी शॉपिंग कराता है। लेकिन जो लड़की होती है ज्योति, वह हमेशा से खुले विचारों की होती है और घूमने वाली लड़की होती है। उसको शहर की मौज मस्तियाँ पसंद रहती है। वह प्रदीप से कहती है कि तुम अपनी पोस्टिंग पटना के किसी शहर में करा लो और हम दोनों साथ में अकेले रहेंगे। प्रदीप इस बात से नाराज़ होता है और मना कर देता है कि नहीं, तुम माँ बाप के साथ ही रहो और माँ बाप ने जिन्होंने मुझे पैदा किया है उनकी सेवा करो। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। दोनों के बीच दरारें उत्पन्न होने लगती हैं। घूमने को, मौज मस्तियों को लेकर प्रदीप भी परेशान रहता है। तभी जो लड़की होती है ज्योति, वह एक बच्चे को जन्म देती है। लड़का साल भर का हो जाता है, जिसका नाम नीरा रखा जाता है। नीरा काफ़ी अच्छा लड़का रहता है, खूबसूरत रहता है, काफ़ी लोग खुश रहते हैं। प्रदीप भी सारी बातें भूलकर उस बच्चे के साथ खुश रहता है। ऐसे ही करीब 2 साल हो जाते हैं, फिर वह एक बच्ची को जन्म देती है। उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। सब कुछ सही चलता है, लेकिन फिर उसको वही पुरानी जिद याद आती है कि मुझे तुम्हारे साथ शहर में रहना है, मुझे यह गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रदीप कहता, बच्चों को बड़े हो जाने दो, तो शहर में इनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे और तुम साथ रहना। ज्योति को ये बात अच्छी नहीं लगती। ज्योति एक दिन फेसबुक चला रही होती है, तभी उनको एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम संजय रहता है। उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और वह काफ़ी, जो उसकी प्रोफाइल होती है और जो फोटो सेंड पोस्ट किया होता है, उसमें काफ़ी धनवान लड़का लगता है। नाम संजय सिंह रहता है। संजय से चैट करते करते उसकी काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और वह संजय को बताती है कि मैं 2 बच्चों की माँ भी हूँ, मेरी उम्र लगभग 32 साल है। संजय भी 35 से 36 साल का रहता है। कहता है, कोई बात नहीं। शादीशुदा संजय भी रहता है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। एक दिन जब पति घर पर सोया रहता है, तभी पत्नी जोर जोर से दरवाजों को पीटने लगती है। जैसे ही घर वाले उठकर जाते हैं तो दरवाजा देखते हैं बाहर से बंद रहता है। घर वाले दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर
उसके बेटे प्रदीप की लाश पड़ी हुई है और पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसका गला किसी धारीदार हथियार से काट दिया गया था। परिवार वाले अपनी बहू से, जो देवर होता है, वो अपने भाभी से पूछने की कोशिश करता कि क्या हुआ है, बताओ कुछ भी। लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाती और कहती कि इसकी हत्या किसी ने करके मुझे बाहर से दरवाजा बंद करके वह भाग गया है, वह अभी अभी भाग कर गया है। और जो तकिया होता है यानी कि पिल्लो, उससे मेरे मुंह को दबा दिया था ताकि मैं शोर न मचा पाऊं। घर वाले रात में पुलिस को फोन करते हैं, आसपास के लोग सभी लोग जुटते हैं। पुलिस आती है तो देखती है कि घर में एक लाश पड़ी हुई है जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। पत्नी से पूछताछ करते, लेकिन पत्नी कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती है। माँ अलग रो रही थी, पिता अलग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, भाई अलग रो रहा था। पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी बताती है कि रात में अंधेरा था, लाइट बंद थी रूम की, मुझे लगा देवर जी हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति था। एक व्यक्ति ने मेरे मुंह को दबा दिया तकिए से और मेरे पति की हत्या कर दी। पति काफी गहरी नींद में थे, जब तक कि वो उठते कुछ समझते उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस का शक उसके देवर पे जाता है कि हो सकता है दोनों के बीच नाजायज संबंध रहा हो। पत्नी से पूछताछ में भी पत्नी भी यही बताती है कि देवर ही लग रहे थे, अंधेरे में मैंने पहचाना नहीं। उसके देवर को गिरफ्तार किया जाता है और यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सभी लोग तरह तरह की बातें करते। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि साहब, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैं तो अपने कमरे में नीचे सो रहा था। जब माँ और पिता के साथ में गया तो दरवाजा बंद था। पुलिस यकीन नहीं करती, फिर भी पुलिस उसको छोड़ देती है, नजर बनाए रखती है। तभी उसको पता चलता है कि जो ज्योति होती है वह किसी से फेसबुक पे भी बात किया करती थी। पुलिस उनके घर जाती है, उनका फोन लेती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, सब कुछ निकालती है, लेकिन कॉल डिटेल्स में कुछ खासा पता नहीं चलता है। तभी पुलिस उनके फेसबुक को खोलती है, सोशल मीडिया को तलाशती है तो पता चलता है कि काफी सारी चैट एक लड़का संजय नाम का जो है उससे यह बातें करती थी। पुलिस उस लड़के के बारे में पूछती है तो पत्नी सारी बात बताती है। वह मेरा दोस्त है, मेरे बचपन से साथ में पढ़ा है लिखा है, तरह तरह की बातें करती। फिर भी पुलिस हैरान रहती, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। पुलिस नजर बनाए रखती है। एक दिन दोनों अपराधी जो हत्या करके भगे रहते हैं और जो उसका साथी रहता है संजय, जिससे फेसबुक पे बातें करती थी, उसके सेलफोन को भी रिकॉर्ड कर रही थी। तभी एक दिन संजय बात करता है कि अब हम लोग शादी कब करेंगे, अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा, अब तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। यह बात सुनते ही पुलिस हैरान रह जाती है। अब पुलिस तुरंत उस महिला को और संजय को गिरफ्तार करती है, थाने लेकर आती है और पूछताछ करती है तो महिला बताती है कि मैं संजय से बेहद ही प्यार करती थी और संजय को कुछ पैसों का लालच दी थी, नौकरी का लालच दी थी। मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मुझे अपने पति के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं किसी तरह से अपने पति की हत्या करा दूं ताकि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए और मुझे उसकी नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने प्रेमी के साथ आगे का जीवन व्यतीत कर सकूं, यानी कि अय्यासी कर सकूं। पुलिस हैरान रह जाती है, इस बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। जो संजय होता है उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है, उसको और उस महिला को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। लेकिन यह खबर जब परिवार वाले सुनते हैं, लड़की के परिवार वाले सुनते हैं, यानी कि उसके मायके वाले, ससुराल वाले, सब लोग हैरान रहते हैं कि मेरी बहू और उसके पिताजी, मेरी लड़की ने ऐसा कदम उठाया जो कि बेहद ही शर्मनाक और घटिया है। नौकरी पाने के लिए, अय्यासी करने के लिए, घूमने के लिए ही लिपिक के पद पर तैनात अपने पति की हत्या कर दी। उसको कोई भी कमी नहीं थी। जो भी यह बात सुनता हैरान रहता। पति पत्नी के रिश्तों से
लोगों का विश्वास उठने लगता है कि एक पत्नी इतना हद तक गिर जाएगी कि अपने पति की ही हत्या कर देगी। खैर, जहां भी न्यूज़ में यह खबर फैलती, पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि एक पत्नी, बिहार की रहने वाली लड़की, अपने पति की हत्या सिर्फ पैसों के लिए और अय्याशी के लिए कर देती है। वही जब पुलिस संजय का खुलासा करती है तो पता चलता है कि संजय आपराधिक दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह है। कई हत्याओं का उसके ऊपर केस दर्ज है, लूटपाट का भी केस दर्ज है। खैर, इस घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनके नाम है अभिमन्यु पांडे, इरफान खान है, गुना एमपी से हैं, कुंदन पाल हैं, संजय मंसूरी हैं, सूरत गुजरात से हैं, शेर सिंह मंडाले हैं, सोहन लाल है राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर चाहते हैं कमेंट करना तो हमारे खामियों को लेकर, कमियों को लेकर, अच्छाइयों को लेकर कहानी पे अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। हम आपकी राय अपने व्यूअर तक शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ कल शाम 7:30 बजे। जय हिंद। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।